जी, तो कैसे हैं आप सब? तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो वाले एमसीक्यूज़ शेयर करूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये पूरी की पूरी बुक ही एमसीक्यूज़ से है, लेकिन नहीं, मुझे आपके साथ वो शेयर करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस 95% हो। ऐसे एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आज मेरे पास जो एमसीक्यूज़ हैं उनका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, न्यूरोट्रांसमिशन एंड मूवमेंट मैकेनिज़्म। अब सोचें कि स्पोर्ट्स के अंदर फिजियोलॉजी का, न्यूरोट्रांसमिशन का कितना अहम किरदार है। तो इसमें से तो आपको एमसीक्यूज़ आएगा ही आएगा, बल्कि मैं आपको ऐसे एमसीक्यूज़ दिखाऊंगी जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं पिछले पेपर में। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है स्टेनोजोलल, द ड्रग विच वाज मिसयूज बाय एथलीट बेन जॉनसन इन द 1988 ओलंपिक गेम इज़ एनाबॉलिक स्टीरॉयड थी। ये कौन स्टीरॉयड थी? इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड। ये आपने याद रखना है। और ज़्यादातर एनाबॉलिक स्टीरॉयड को ही यूज़ किया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। और जो साइकिलिंग की स्पोर्ट्स होती है उसमें ब्लड डोपिंग की जाती है, और सबसे बेस्ट है साइकिलिंग के अंदर ब्लड डोपिंग का बड़ा फ़ायदा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1968 में पहली बार ओलंपिक में ड्रग टेस्टिंग की गई। खून के नमूने लिए गए, पेशाब के नमूने लिए गए, यूरिन के। तो उससे ये देखा गया पहली बार 1968 में कि क्या एथलीट्स ने ड्रग्स तो नहीं यूज़ की। इससे पहले जितनी भी ओलंपिक होती गई उनमें ड्रग यूज़ कर एथलीट्स करते थे, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते थे। तो ये तब यह 1968 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक में ड्रग टेस्ट हुआ। हो सकता है मैं आपसे मुझे ना इतना याद है कि 1960 में भी लगभग, मैं हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, आप एक बार सर्च कर लेना इंटरनेट से कि 1968 ही है ना इसका आंसर। हमारा दूसरा एमसीक्यूज़ है ऑन सेट ऑफ ब्लड लैक्टेट अक्यूमुलेशन, जिसको ओबला भी कहते हैं। ओ से ऑन सेट, बी से ब्लड, एल से लैक्टेट और ए से अक्यूमुलेशन इज़ आल्सो नोन एज। देखें, एक तो इसका नाम ओबला हो गया, दूसरा ये कि इसका नाम एनएरोबिक थ्रेशोल्ड हो गया। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है? अगर आपको ये नहीं पता कि थ्रेशोल्ड क्या होता है तो मेरी एक वीडियो है जो कि एरोबिक और एन एरोबिक डिफरेंस के ऊपर है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको एन एरोबिक और एरोबिक का डिफरेंस नहीं पता तो भाई आपको स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का नहीं पता। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नारकोटिक। नारकोटिक जो है वो क्या है? क्या वो कोकाइन है, मैरिजूना है, क्या है? मार्फिन जो है उसको नारकोटिक कहते हैं। उसके बाद है हार्ट रेट इज़ डिफाइन एज। हमारा जो हार्ट रेट है वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हार्ट रेट क्या होता है? पल्स पर मिनट होता है या हार्ट कंट्रैक्शन पर मिनट होता है? क्या होता है? हमारा हार्ट रेट जो है वो नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन पर मिनट, हमारा दिल कितनी बार ढब लब करता है एक मिनट के अंदर, इसी को हम हार्ट कंट्रैक्शन कहते हैं। ये बात नहीं भूलनी। जब हमारा दिल कंट्रैक्शन करता है तो हमें एक ढक ढक की, अगर हम महसूस करें अपना हाथ अपने दिल पे रख के, तो हमें एक ढक ढक की एक सेंसेशन महसूस होती है, वही हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन होती है। और ये हमारा एक मिनट हमारा हार्ट कितनी बार लब ढप करता है, कितनी बार कंट्रैक्ट करता है, यही हार्ट रेट है। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ इससे, ताकि आपको समझ आए और आप भूलें ना। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टुवार्ड्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो चला जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स की जानिब। अब मैं आपको एक और बात बताऊं बहुत अहम इस बारे में, कि हमारा जो स्केलेटल मसल होते हैं वहाँ पे अगर ब्लड चला जाता है तो फिर बाकियों का क्या होता है? मैं आपको एक बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा ब्रेन वो वहाँ ऑर्गन है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपना ब्लड कभी भी स्केलेटल मसल्स को नहीं देता। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो बाकी का सिस्टम होता है, वो अपना सारा का सारा ब्लड स्केलेटल मसल्स को दे देते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स, जो भी मसल इन्वॉल्व होगा एक्टिविटी में, उसकी तरफ खून ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रंस की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन हमारा ब्रेन कोई
कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो बिल्कुल भी अपना खून जो है वो स्केलेटल मसल को नहीं देता, वो अपना खून प्रॉपर उतना ही रखता है जितना वो आम रूटीन में लेता है। लेकिन हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन अपना ब्लड स्केलेटल मसल्स को दे देते हैं, वो मसल जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। और दूसरी बात आप जानना आपके लिए ज़रूरी था कि जो औरतें होती हैं उनके अंदर लगभग 4 से 4.5 लीटर तक ब्लड होता है, और जो मर्द होते हैं मेल होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर तक ब्लड हो सकता है, या 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड हो सकता है। तो ये हमारे अंदर ब्लड की क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द ब्लड। अब ये इनमें से कौन है, एंजाइम, ऑक्सीजन, हॉर्मेक्सटस, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों ब्लड के जरिए हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, चाहे एंजाइम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉर्मेक्सटस हो। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंक्रीज ऑफ मसल मास फॉलिंग रेजिस्टेंस वर्क पार्टिकुलरली हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड मस्कुलर हाइपरट्रोफी। मस्कुलर हाइपरट्रोफी में क्या होता है, 2 बातें होती हैं। एक तो हमारा मस्कुलर मास इंक्रीज कर जाता है, डोले शोले बन जाते हैं, बाइसेप्स बन जाते हैं। हम हमारा जो भी बाइसेप बनता है हम उसको कहते हैं कि मसल हाइपरट्रोफी हुई है। मसल हाइपरट्रोफी क्या कहलाती है, मसल का गेन हो जाना, मसल का साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रोफी। और अगर मसल सिकुड़ जाए और मसल छोटा हो जाए, मसल्स जो है वो शॉर्ट हो जाए, जैसे आप ट्रेनिंग छोड़ते हैं, जब बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग छोड़ते हैं तो उनके मसल्स का साइज़ लॉस हो जाता है। जब मसल का साइज़ लॉस हो जाता है तो उसको हम मस्कुलर हाइपोट्रोफी कहते हैं। लेकिन अगर मसल का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हम इसको मस्कुलर हाइपरट्रोफी कहेंगे। ये 2 बातें आपके लिए जानना अहम थी। उसके बाद है एनाबॉलिक स्टीरॉयड अफेक्ट्स डायरेक्टली एक्सक्यूज़ मी, एनाबॉलिक स्टीरॉयड अफेक्ट डायरेक्टली, मसल्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ना ही हमारे हार्ट को इतना अफेक्ट करता है, ना ही हमारे लंग्स को इतना अफेक्ट करता है, ना ही हमारी ब्रेन को इतना अफेक्ट करता है, ये मसल करता है। एनाबॉलिक स्टीरॉयड होती क्या है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसी को जब हम खा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारी बॉडी में मसल्स को गेन करता है और वो हमारी बॉडी में फ़ैट को कम कर देता है। अगर हम उसको ओरल तरीके से पी लेते हैं या खा लेते हैं दवाई की सूरत में तो हम उसको कहते हैं कि एनाबॉलिक स्टीरॉयड है। ये जो क्वेश्चन है ये प्री पेपर में आया था, जो पेपर हुए थे प्रीवियस। क्वेश्चन था कि FIM स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये स्टैंड करता है फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव, फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर टाइप हैविंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन। जब भी आपसे कहा जाएगा कि ऐसा फाइबर जिसके अंदर है बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ज़्यादा मायोग्लोबिन है, तो वो स्लो ट्विच मसल फाइबर है। उसके बाद है फाइबर विद द स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले फाइबर होते हैं वो भी स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। अगर तो आपसे कहा जाएगा कि किसी भी मसल के अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो आपने समझ जाना है स्लो ट्विच की बात कर रहे हैं। उसके बाद है ड्रग्स डैट इंक्रीज मसल बुल्क एंड एक्स्ट्रा नो वेट फॉर मसल कंट्रैक्शन। ये जो एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड होते हैं ये मसल को बुल्क कर देते हैं। उसके बाद है सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज़ नोन एज, जो जिन लोगों की जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, टेढ़ी हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया ऐसे कुछ आना है, मेरे ख्याल से ये स्पेलिंग मिस्टेक है। वैसे इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं आई थिंक, आप सर्च कर लीजिएगा। मैं इस टाइम सर्च नहीं कर रही, मैं फ़र्स्ट टाइम ये MCQs पढ़ रही हूँ, तो आप इसको सर्च कीजिएगा। ये ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, ये कुछ और है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद है क्रायोथेरेपी इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट गिवन फॉर। ये जो क्रायोथेरेपी होती है ये क्या होती है, जब आप आइस के ज़रिए इलाज करते हो तो इसको हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। आइस के ज़रिए जब आप बर्फ़ के साथ इलाज करते हो तो इसको क्रायोथेरेपी कहते हैं। जब भी कोई वाउंड ब्लीड कर रहा होगा
या स्प्रेन होगा या डिसलोकेशन होगी तो आप क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग वाउंड इंटरनल हो तब कीजिए क्रायोथेरेपी, एक्सटर्नल हो तो फिर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनल ब्लीडिंग हो तब। उसके बाद है स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय मसाज है या सुना बात है या स्टीम बात है या नॉन ऑफ द अबव है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में कोई सॉलिड बात नहीं रख रहा। अगर हम देखें तो मसाज के ज़रिए क्या हम स्पोर्ट इंजरीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, फिर तो हम स्टीम बाथ के ज़रिए भी कर सकते हैं, फिर तो हम सोना बाथ के ज़रिए भी कर सकते हैं। मसाज तो ऐसा ही है जैसे स्टीम बाथ है। मुझे ये क्वेश्चन कोई इतना अच्छा नहीं लगा। अब आगे बढ़ते हैं। नी कार्टिलेज इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ये जो नी कार्टिलेज इंजरीज होती हैं ये ज़्यादातर फुटबॉल की गेम में होती हैं। रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज इज़ डन यूजिंग करेक्टिव एक्सरसाइज। वो कहता है जब भी आपने किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी से रिहैबिलिटेशन करनी है तो कौन सा अच्छा है, क्या हाइड्रोथेरेपी अच्छी है या करेक्टिव एक्सरसाइज अच्छी हैं या क्रायोथेरेपी है या नन ऑफ द अबव है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तीनों ही बेहतर हैं। आप हाइड्रोथेरेपी भी कर सकते हैं, आप क्रायोथेरेपी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टिव एक्सरसाइजेज तो ठीक है हम ही मान लेते हैं। उसके बाद है WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फोकसेस ऑन, वो कहता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेल्थ फोकस है वो किस पे है। वो कहता है कि हेल्थ एज अ सेम ऑफ टोटल वेलबींग। वो कहता है कि हेल्थ जो है हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग। तो ये जो हेल्थ है ये टोटल वेलबींग कहलाती है। उसके बाद है इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन्ड एंकल इज़, तो कहता है कि जो भी एंकल स्प्रेन होगा उसके जो फौरी तौर पर जो सिम्टम होगा वो होगा ओइडीमा। ओइडीमा क्या होता है ये मुझे नहीं पता, आप सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि ओइडीमा क्या होता है। जब आप मुझे नहीं पता मैं आपसे कहूँगी कि हाँ मुझे नहीं पता। अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। क्रोनिक स्पोर्ट इंजरीज आर ट्रीटेड यूजिंग, ये जो क्रोनिक स्पोर्ट इंजरी होती है वो वाली इंजरी होती हैं जो लॉन्ग टर्म इंजरीज़ होती हैं, यानी आपको थोड़ी बहुत इंजरी थी, आप रेस्ट नहीं करते, लगातार ट्रेनिंग करते जाते हैं, वही इंजरी आपकी इतनी पक्की हो जाती है, इतनी लॉन्ग टर्म हो जाती है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। इसको हम क्रोनिक इंजरी कहते हैं। और कहता है क्रोनिक स्पोर्ट इंजरी आर ट्रीटेड यूजिंग इंफ्रारेड है। वो कह रहा है कि इंफ्रारेड रेज को यूज़ करके हम क्रोनिक स्पोर्ट इंजरी को ठीक करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद मेरा ना गला खुश्क हो गया। शोल्डर डिसलोकेशन इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद जुडो। मेरे ख्याल से तो बास्केटबॉल में भी हो सकती है, रोइंग में भी हो सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि ये कॉमनली जिस गेम में होती है वो जुडो है। उसके बाद है रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज़ डन यूजिंग, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट बाथ इज़ रिकमेंडेड फॉर रिड्यूस स्वेलिंग। अब आप कहोगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपना पाँव ठंडे पानी में रखते हो, फिर अपना पाँव गर्म पानी में, फिर ठंडे में, फिर गर्म में। इसको हम कॉन्ट्रास्ट बाथ कहते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल कॉल्ड डायसिस्टोल। हमारा जो दिल होता है जब वो ऐसे करके सिकुड़ता है तो हम उसको, जब वो ऐसे करके सिकुड़ता है हम उसको कहते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स करता है हम उसको कहते हैं डायसिस्टोल। सिस्टोल डायसिस्टोल, सिस्टोल डायसिस्टोल, ऐसे फिर हमारी हार्ट जो है वो पंप करता है। उसका रेस्ट करना डायसिस्टोल कहलाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट करना सिस्टोल कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आज आपको हर MCQs को बेहतर से बेहतर तरीके से वजाहत की, ताकि आपको मैंने ना सिर्फ MCQs बताए बल्कि आपको बहुत टॉपिक समझा दिए। तो आपने एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है,